Hello everyone. Today we are going to see our next topic in the chapter of gravitation. In our last class we have already covered free fall, relation between small g and capital G and variation in G. Now we are going to see our next topic which is Kepler's law. देखो Kepler's law क्या है या फिर आप इसे बोल सकते हो laws of planetary motion. लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखो क्या है आपका फर्स्ट लॉ इसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट. देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे स्टेटमेंट से. इट स्टेट दैट एवरी प्लैनेट इज revolving around the sun in the elliptical path and sun is situate one of the foci of the एलिप्स. ओके, मतलब फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल पाथ. और सन कहाँ पे सिचुएट है, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स. तो पहले ना आपको बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एलिप्स क्या होता है. देखो एलिप्स बेसिकली एक ओवल शेप है. ठीक है, बेसिकली एलिप्स एक ओवल शेप है. ठीक है, मतलब आप क्या देखते हो इसमें जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस और इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता. बस सर्कल में डिस्टेंस इक्वल होता है बट एलिप्स में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता. सर्कल में हम लोग बात करते हैं यहाँ तक सेंटर के बारे में. ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फोकई के बारे में. ये बेसिकली मेरा क्या है, फोकस. ये फर्स्ट फोकस है F1, ये सेकेंड फोकस है F2. ठीक है, अब जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो सब इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं. तो आपको याद रखना है किसी भी एलिप्स के दो फोकस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकाई बोल रहे हैं. और ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट या ओरिजिन या सेंटर तो नहीं बोल सकते, 0 बोल सकते हैं इसको हम लोग. ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, ये जो एक्सिस है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है इसकी. ओके, और मेजर एक्सिस किसके बराबर होती है, 2a के. 2a यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हो, a. अगर ये a होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा. सिमिलरली यह आपका क्या है, माइनर एक्सिस, क्योंकि इसकी लेंथ कम है. ठीक है, अगेन ये भी कितना होता है, मेरे पास 2b होता है. और b डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए एलिप्स के बारे में. याद रखना है एलिप्स में मेनली ना फोकस के ऊपर ज़्यादा बात होती है. ये F1 F2 क्या है, इसके फोकस है या फिर बोल सकते हैं फोकाई है. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट लॉ बोल रहा है जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन. और सन कहाँ पे सिचुएट है, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल पाथ. जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास किसी भी प्लैनेट का ये एलिप्टिकल पाथ है इस तरीके से. कोई सा भी आप प्लैनेट ले सकते हो, इवन अर्थ भी ले सकते हो आप. ठीक है, अब इस एलिप्टिकल पाथ के ये दो सेट फोकाई हो गए. ठीक है, मान लो हमारा सन यहां पे सिचुएट हुआ पड़ा है. ओके, और जो हमारे प्लैनेट्स है, जैसे मान लो अर्थ है, ये रिवॉल्व कर रही है मान लो इस तरीके से, इस डायरेक्शन में अराउंड द सन. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपको ये बोल रहा है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन
in the elliptical path and sun is situated at one of the foci of the elliptical orbit. आपका सन यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड है लॉ ऑफ एरिया। अब देखो लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, इट स्टेट दैट the line joining center of planet to center of sun swap equal area in इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, इसको हम पहले समझते हैं अच्छी तरह। अब तक हम एक बात जानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल पाथ, और सन कहाँ पे सिचुएट है, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास सन है इस तरीके से, और ये मान लो कोई भी एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ सन। अब ये सन का सेंटर है और ये इस प्लैनेट का सेंटर है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब ये जो लाइन है वो इक्वल एरिया ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक, इसको हम पहले अच्छी तरह समझते हैं। भाई मान लेते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है किसी भी टाइम पे वो यहां पे इस पॉइंट ए पे, आफ्टर 2 मंथ मान लो ये प्लैनेट यहां से यहां पे आ गया ए डैश पॉइंट पे, और अब जो लाइन ज्वाइन कर रही है, हमने किसकी बात करी थी, जो लाइन इन दो सेंटर्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस लाइन ने जो एंगल स्वैप एरिया स्वैप किया वो एरिया कुछ ही होगा, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा ए। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, डेल्टा ए मान लिया। अब देखो जब ये प्लैनेट मान लो घूम के यहां पे आ गया, कभी इस पॉइंट बी पे आ गया, ठीक है, अगेन जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी इन दोनों सेंटर्स को कुछ ही होगी इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ मान लो ये प्लैनेट यहां पे पहुंच गया बी डैश पे, तो आप क्या बोल सकते हो कि अभी भी आपका जो एरिया स्वैप होगा, जो इस प्लैनेट ने, जो इस लाइन ने स्वैप किया, वो भी सेम होने वाला है। मतलब अगर टाइम इंटरवल सेम है आपका, तो जो एरिया स्वैपिंग होता है वो सेम होता है, आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एरिया भी कितना होगा मेरे पास, डेल्टा ए होगा, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो प्लैनेट मान लो यहां पे आ गया इस सी पॉइंट पे, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ वो यहां पे आ गया सी डैश पे, अगेन ये जो एरिया स्वैप करेगा वो भी किसके बराबर होगा, डेल्टा ए के बराबर होगा। मतलब टाइम इंटरवल सेम है, तो जो एरिया स्वैपिंग है, ये जो एरिया आप देख रहे हो इस तरीके से स्वैप कर रहा है, वो आपका सेम होगा, ठीक है। ये हमें कौन बता रहा है, सेकंड लॉ बता रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, द लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। देखो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of a planet around the sun is
डायरेक्टली proportional to is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit. ठीक है, पहले इसको समझते हैं क्या बोल रहा है. द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन. ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास वही इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये मान लो वही प्लैनेट है. अब देखो क्या बोल रहा था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट, मतलब जितने टाइम में ये प्लैनेट अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट. मतलब अभी मैंने आपको बताया था किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, ए. ठीक है, तो मतलब जो आपका स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. ये आपको कौन बता रहा है, आपका थर्ड लॉ. ठीक है, तो थर्ड लॉ आपको आइडिया देता है टाइम पीरियड का. ठीक है, तो ये आपके तीन लॉ थे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अंदर. ठीक है, बेसिकली ना मतलब केप्लर ने ना इन तीनों लॉ को बता तो दिया, बट वो इनको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कर पाया. उसको आगे जाके किसने प्रूफ किया था, न्यूटन ने. ठीक है, ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज difference between mass and weight. Okay. ठीक है, तो हम लोग कुछ डिफरेंस देख रहे हैं मास और वेट के बीच में. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, देखो मास का डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब किसी भी बॉडी ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन कर रखा है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है. जैसे आप क्या बोलते हो, मान लो पेन है, अब ये पेन किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है. ठीक है, अब हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ मास होगा. ठीक है, जितने इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, इनटू में मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड एटम कर दोगे कि तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द पेन आ जाएगा. ठीक है, तो मास बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है कि उस बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है. अगर मास ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ मैटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे. अब देखो वेट क्या होता है, इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल exerted by earth on any object या any body. ठीक है, मतलब वेट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना हमारी अर्थ फोर्स लगाती है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, वेट बोल रहे होते हैं. ठीक है, इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट. सेकंड क्या है, अब जो आपका मास है वो कभी चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, मास कैन नेवर बी चेंज. देखो कैसे भाई, अगर मैं बोलूं यहां पे ये ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, ठीक है, इसको मैं लेके चला गया मून पे. ठीक है, अब जितना इसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर है, जितने इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, वो यहाँ पे भी इतने रहेंगे. जब इसको आप मून पे ले जाओगे जब भी इतने रहने वाले हैं.
तो इसी वजह से आपका मास कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि जितना इसमें अमाउंट ऑफ मैटर है अर्थ पे, उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर मून पे भी रहने वाला है, ठीक है। बट जो आपका वेट है, वेट मे बी चेंज, आपका जो वेट है वो चेंज हो सकता है। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा है कि जो वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ वो किसके बराबर होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आप चले जाओगे मून पे तो वैल्यू ऑफ जी कितना हो जाएगा वहां पे? g/6, ठीक है। मतलब 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ होता है किस पे? मून के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि भाई वेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? वेट बेसिकली एक फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सीलरेशन। हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन देख रहे हैं ग्रेविटी की वजह से। तो आप क्या देखोगे, अगर यहाँ पे जी की वैल्यू आपकी वेरी करेगी, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी? 9.81, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है? इसका 1/6, तो आपका वेट वेरी करेगा ना। मून पे वेट अलग होगा, अर्थ पे वेट अलग होगा। तो इसी वजह से आप क्या बोलते हो, जो वेट होता है आपका वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप अर्थ के सेंटर में चले जाओगे तो वेट क्या हो जाएगा उसका? 0, क्योंकि वहां पे वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? सेंटर पे 0 होती है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? मास हमेशा मास कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी का। मास कैन नेवर बी 0, कभी भी मास किसी का 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। बट वेट मे बी 0। आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे तो वहां पे वेट कितना हो जाता है? 0, ठीक है। तो किसी का वेट 0 भी हो सकता है। तो एक कुछ डिफरेंस थे मास के बीच में और वेट के बीच में। अब लोग हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ हमारे ग्रेविटेशन तक के उसमें। नेक्स्ट है, एक टर्म आता है प्रेशर। देखो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली है क्या? इट इज डिफाइंड एज perpendicular force per unit एरिया, ठीक है। मेनली जो प्रेशर क्या होता है, अगर आपको मान लो प्रेशर निकालना है किसी भी पॉइंट ए पे, तो प्रेशर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। ये जो आप सिंबल देख रहे हो परपेंडिकुलर का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है किसका लिए? प्रेशर के लिए। तो आप इजीली आप प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास कोई ये सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, मान लो इस तरीके से, और ये मान लो मेरे पास कोई भी एक रोड है, समझ रहे हो? इस तरीके से मैं आपको एक बार रिलेट कराता हूँ। जैसे ये मान लो मेरे पास कोई नोटबुक है और इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, इस गिवन एरिया के ऊपर। वो यहाँ पे कुछ देखो, ये मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक है जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, और इसका जो एरिया है यहाँ पे, ये मान लो कितना है? ए, और ये मान लो फोर्स कितना है? एफ। अब यहाँ पे आपको प्रेशर बताना है किसी भी पॉइंट पे, तो हम लोग प्रेशर इजीली लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। में परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? एफ डिवाइड बाय एरिया। तो इससे आप इजीली क्या निकाल सकते हो? प्रेशर। अब देखो प्रेशर जो आपकी वो स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का,
वो क्या होता है भाई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप बोलते हो पास्कल। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक, ओके, तो ये छोटा सा आइडिया था अभी प्रेशर के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। पहले उससे पहले हम एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लो, इस तरीके से, इसको मान लो मैंने प्लेस कर रखा है किसी भी टेबल के ऊपर इस तरीके से। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कैसे रखा है ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसको मैंने किसी टेबल के ऊपर प्लेस कर रखा है, और इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो मास है, मास ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 5 kg, और इसका जो डायमेंशन है, मतलब हमें बोला गया है जो इसका साइड लेंथ है वो मान लो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसने अपने वेट की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रखा है इस टेबल के ऊपर। ठीक है, ये मान लो मेरे पास टेबल है कोई भी। ठीक है, हमें बेसिकली अब प्रेशर निकालना है। मैं लिख देता हूं, फाइंड द प्रेशर exerted by cubical block onto the table। आपको प्रेशर बताना है जो कि इस क्यूबिकल ब्लॉक ने इस टेबल पे लगा रखा है, और हमें ना इसके डायमेंशन पता है। देख रहे हो आप, इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा किसी भी क्यूब के जो साइड लेंथ होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, मतलब जितने भी साइड्स हैं वो सब इक्वल होंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका मास कितना है, 5 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा। अगर मास 5 kg है तो मैं लिख सकता हूँ वेट कितना हो जाएगा। वेट क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन। मास कितना है 5 और जी मान लो 10 है, तो वेट कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 50 न्यूटन। याद रखना है आपको, वेट एक फोर्स है, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब देखो ये एरिया कितना है आपके पास, भाई हमने क्या पढ़ाया अभी आपको कि प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स किस पे लग रहा है भाई, इतने एरिया पे लग रहा होगा ना टेबल के खाली, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एरिया आपका। ठीक है, इतने एरिया पे आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस एरिया को आप इजीली निकाल सकते हो। अगर ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, तो मेरे पास ये एरिया कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एरिया जिसके ऊपर आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो फोर्स कितना है 50, एरिया कितना है 25 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां से मेरे पास प्रेशर कितना आ जाएगा, यहां से प्रेशर कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ना बहुत बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो प्रेशर के। अब देखो ये जो प्रेशर था वो था जो कोई बॉडी अप्लाई कर रही है। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर exerted by liquid, कि लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। देखो मान लो मेरे पास कोई भी एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल आपके पास, इसको मैंने ना वाटर से फिल कर रखा है। आप कोई सा भी लिक्विड ले सकते हो, वैसे भी मैंने वाटर की बात कर रहा हूं मैं।
और इसको मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया, मतलब कवर कर दिया। और जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल है वो कितना है मेरे पास, h। अब आपको प्रेशर निकालना है किसी भी बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर। मान लो उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे x, तो आपको इस पॉइंट x पे प्रेशर निकालना है। तो देखो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। अब इस लिक्विड का जो वेट होगा, लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, उस मास की वजह से कुछ वेट होगा, वो पूरा का पूरा वेट किस पे एक्ट कर रहा है, इस बॉटम सरफेस पे एक्ट कर रहा है, बोल सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मान लो ये बॉटम सरफेस ना हो तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा ना आपका, तो आप बोल सकते हो पूरे लिक्विड का जो वेट है वो किस पे एक्ट कर रहा है, इस बॉटम मोस्ट सरफेस पे एक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड का वेट मान कितना है यहाँ पे, अगर लिक्विड का मास मान लो कितना है m, तो वेट कितना हो जाएगा mg। और ये बेसिकली मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स, ये तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस बॉटम मोस्ट एरिया के ऊपर। अब देखो आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आगे मैं रिकॉल भी कर दूंगा। वैसे आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा डेंसिटी, केमिस्ट्री के अंदर सुना होगा डेंसिटी। क्या डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से मैं मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखो ये शेप कैसी है आपके पास, सिलेंड्रिकल, और किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी सर्कल का ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू में हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ चुका है, एरिया इंटू में हाइट। अब इसकी वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, भाई परपेंडिकुलर फोर्स कितना आ गया मेरे पास, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू में हाइट इंटू में जी डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो आप क्या देख रहे हो, जो प्रेशर होगा इस एक्स पॉइंट पे किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में जी इंटू में एच, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेशर निकाल सकते हो जो कि लिक्विड एक्सर्ट करता है। आपको मैं बताता हूं कि लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है और आप उसको कैसे फील कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लो आपके पास कोई भी मान लो बोतल है इस तरीके से, ये मान लो कोई बोतल है जिसके अंदर आपने मान लो कोई लिक्विड फिल कर रखा है, अगर आप यहां पे कोई भी एक होल कर दोगे तो यहां से आपका वाटर बाहर निकलेगा, और अगर आप इस होल की ओपनिंग पे अपनी फिंगर टैप कर दोगे तो आपको कुछ प्रेशर फील होगा, ठीक है, ओके। तो आप एक बात तो समझ चुके हो कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। लिक्विड इन सिलेंडर की या इस बोतल की वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, अपने जो नेबरिंग पार्टिकल है उन पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। भाई अगर वो इन वॉल के पार्टिकल पे प्रेशर लगा रहा है तो जो इसके सराउंडिंग में एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उन पे भी प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो एक बात तो आप समझ चुके हो कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब वो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हो, वो मेरे पास कितना आ चुका है, रो जी एच। अब इस फॉर्मूले को ना आप थोड़ा अच्छी तरह समझो। देखो रो जी एच बेसिकली क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए डेप्थ ऑफ एच। अब यहां पे क्या है देखना, आपको जो एच है वो बेसिकली डेप्थ है, कहां से, सरफेस ऑफ वाटर से, ठीक है। भाई आपने क्या देखा था, यहां पे एच बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ वाटर। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई कंटेनर है, उसको मैंने, उसकी हाइट मान लो कितनी है, एच, कैपिटल एच, उसको मैंने क्लोज कर रखा है, ये हाइट कितनी है, एच, और इसके अंदर वाटर मान लो यहीं तक है, और ये हाइट मान लो कितनी है, एच डैश। तो बताओ प्रेशर कितना होगा इस बॉटम मोस्ट सरफेस पे, यहां पे प्रेशर निकालो इस एक्स डैश पॉइंट पे।
तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एट पॉइंट एक्स डैश इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, रो जी। अब आपको क्या लेना है यहाँ पे, हाइट ऑफ लिक्विड लेना है। लिक्विड की हाइट कितनी है, एच डैश। यस भाई, ये एच हाइट किसकी है, हाइट ऑफ द कंटेनर। यार हमने यहाँ पे मास निकाला था ना, मास किसका था, वो वाटर का। यहाँ पे तो वाटर प्रेजेंट ही नहीं है आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है एच यहाँ बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक आइडिया था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अब हम लोग और देखते हैं। आपको पता है जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। वो भी हर एक चीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एयर है तो इस पेपर के ऊपर भी आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूं ऊपर। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। आपको याद रखना है ये प्रेशर सरफेस पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। सरफेस पे आपका प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज होता है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी हाइट पे जाते हो, कभी भी किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है ब्रेथिंग करने में, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे आपका प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रेस्पिरेशन पार्ट में भी, ठीक है। जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन होते हैं उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, ओके। तो आपको याद रखना है कि हमेशा एटमॉस्फेयर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और ना एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे मैं, एक यूनिट और भी होती है प्रेशर की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। और 1 बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के। ये बेसिकली 1 बार का रिलेशन है पास्कल के साथ, ठीक है। पास्कल बोल दो या बोल दो इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो बातें और याद रखनी है आपको प्रेशर के बारे में, ठीक। तो आप एक बात सीख चुके हो, अगर क्या बोलूं मैं कि आपका जो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, मान लो क्लोज नहीं है ये, ठीक है। आपका जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो बेसिकली मान लो क्लोज नहीं है ऊपर से, तो क्या होगा, अब यहाँ पे एयर होगी, अब वो एयर कितना प्रेशर लगा रही है हमेशा, पी एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ हमेशा। वो कितना होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब देखो ये प्रेशर आया एयर की वजह से, और हमें अब प्रेशर निकालना है यहाँ पे एक्स पॉइंट पे, और लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगी अपने हाइट की वजह से, रो जी एच। अगर सिस्टम मेरा ओपन है तो ये प्रेशर और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर सिस्टम मेरा ओपन है तो जो प्रेशर होगा किसी भी एच डेप्थ पे, ये डेप्थ है ना, वो किसके बराबर होता है, पी एटमॉस्फेयर प्लस में रो जी एच। तो आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं साथ साथ। अगर सिस्टम क्लोज होगा तो क्या होगा, रो जी एच, ठीक। अब मैंने आपको इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना बता रहा हूं जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कईयों ने। देखो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा वाटर कैंपर, कैंफर। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी वाटर कैंफर है, इस तरीके से, यहां पे क्या होता है, हमारा टैब होता है, ये हमारा टैब है जहां से हमारा वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। और ये इसका क्या है, लीड। अब आपने मान लो इसको, इस वाटर कैंपर को फिल कर रखा है अच्छी तरह, फुल ऊपर तक। इसको आपने फुल ऊपर तक भर दिया, ठीक है। अब आप क्या देखते हो, कुछ टाइम के बाद
कई बार क्या होता है कि आपका टैब में से वाटर आना बंद हो जाता है, ये आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो हमेशा नहीं होता, कभी कभी आप ऑब्जर्व करते हो कि इस टैब में से वाटर नहीं आ रहा होता और हम क्या देखते हैं कि हमारा कैंपर फुल मतलब फिल हुआ पड़ा है, फिर भी इसमें से पानी नहीं आ रहा होता। तो उसका रीज़न पता है क्या है? आपको बताया बाहर क्या है, एयर, मतलब बाहर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब आपके पास जो कैम्फर होता है उसकी हाइट कितनी होती है मैक्सिमम 1 मीटर के आसपास, ठीक है। हमने क्या मान लिया, जो हमारे पास कैम्फर है उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर, और इसके अंदर अभी वाटर फिल है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। अब लिक्विड के हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड रो जी एच। अभी मैंने पता क्या मान लिया, जो थोड़ा बहुत आपका पानी कम भी हुआ, ठीक है, वो स्लाइटली कम हुआ मान लो, अभी भी मैं हाइट को क्या लेके चल रहा हूँ 1 मीटर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, जी की वैल्यू क्या होती है 10, हाइट कितनी है मेरे पास 1, तो यहाँ से प्रेशर कितना आ गया मेरे पास 10⁴ पास्कल। आप क्या देखते हो कि अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, और आप लोगों ने पढ़ा है कोई भी चीज़ मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इसी वजह से आपका जो वाटर है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर क्या है ज़्यादा, ठीक है। मूवमेंट जब भी हो सकता है जब कोई चीज़ मूव करे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसके लिए यहाँ से ना इस लिड को थोड़ा सा ओपन कर देते हो। जैसे ही आप इस लिड को ओपन कर देते हो तो जो एयर का प्रेशर होता है वो भी इस पर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन कर देते हो तो अब ऊपर प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस में प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, तो जो ओवरऑल प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फर्दर वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपने फिनोमिना सभी ने कभी ना कभी देखा होगा। तो एक बहुत बेसिक सा आइडिया था प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को आप लोग कैसे मेजर करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्योंसी, ठीक है। तो ब्योंसी में हम लोग पहले देख रहे हैं ब्योंसी फोर्स। तो मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज अ अपथ्रस्ट फोर्स exerted by liquid on the immersed object, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे फिर अपने डेफिनेशन पाएंगे। देखो, मान लो कि मेरे पास कोई भी एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर मैंने मान लो लिक्विड फिल कर रखा है या वाटर फिल कर रखा है, मान लो भी आप, ये आपका वाटर का सरफेस हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस वाटर के अंदर एक कोई भी इमेजिनरी स्फीयर ले लिया। ये बेसिकली क्या है, इमेजिनरी स्फीयर है। मैंने क्या मान लिया कि एक छोटा सा स्फीयर ले लिया अंदर वाटर के अंदर ही। अब इस स्फीयर के अंदर बेसिकली क्या फिल है, आपका वाटर फिल है। ये आपके इस तरीके से वाटर फिल है, और देखते हो आप क्या देखते हो कि आपका जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स 0, ठीक है, मतलब कि जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 होगा। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स रिप्रेजेंट करूं, भाई ये मेरे पास क्या है, वाटर एलिमेंट है। अब इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और वेट किसके बराबर हो जाएगा, इस वाटर का मास इनटू में जी के। और अगर ये एलिमेंट मेरा किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या बोलोगे, एक फोर्स और भी होगा जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्योंसी फोर्स, ठीक है।
अब ये ब्योंसी फोर्स किसने लगाया? ये ब्योंसी फोर्स लगा रहा है जो हमारा यहाँ पे रिमेनिंग वाटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे रिमेनिंग वाटर है, इस वाटर एलिमेंट के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाएगा कि जिससे वो इस mg वाले फोर्स को बैलेंस कर दे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? हम लोग लिख सकते हैं FB किसके बराबर है? mg के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा डेफिनेशन है वो भी क्या है, देखो, इट इज द अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। भाई यहाँ पे कौन फिल है? लिक्विड फिल है, ठीक है, ऑन द इमर्ज ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा मैं और कंप्लीट करता हूं, देखो। अब मैंने क्या किया, यहां से इस इमेजिनरी स्फीयर को रिमूव कर दिया। जब आप इसको यहां से रिमूव कर दोगे तो यहां पे एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी। भाई मैंने क्या बोला कि यहां से मैंने वाटर निकाल दिया, मान लो ऐसा कुछ, तो यहां पे एक कैविटी फॉर्म हो गई और इस कैविटी के अंदर मैंने मान लो कोई भी अपना एक स्फेरिकल स्फीयर प्लेस कर दिया, मेटेलिक स्फीयर प्लेस कर दिया, जिसका वॉल्यूम सेम है जो वॉल्यूम किसका था? इस एलिमेंटल इमेजिनरी स्फीयर का था, ठीक है। इस स्फीयर को यहां पे मैंने प्लेस कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस स्फीयर पे, इस मेटेलिक स्फीयर पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा? जो वो फोर्स पहले लगा रहा होगा। बस लिक्विड को इस बात से मतलब कोई ना कि उसके यहाँ पे कौन प्लेस्ड है, वो कितना यहाँ पे फोर्स लगा सकता है, FB, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो जब आप इस मेटेलिक स्फीयर को यहाँ पे प्लेस करोगे, ये मान लो आपका मेटेलिक स्फीयर है कोई भी, तो उसके ऊपर आपका लिक्विड कितना फोर्स लगा रही होगी? FB फोर्स लगा रही होगी। और वो FB फोर्स किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पे M क्या था मेरे पास? मास ऑफ द लिक्विड, ये वाटर, और मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ये बता चुका हूं, इनटू में G, ठीक है, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ब्योंसी फोर्स बोल रहे हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो आपको याद है, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं इसको, इनटू में डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आपको मैंने बताया था, मैंने यहां से ये वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू में G। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है ब्योंसी फोर्स का, ठीक है। अब इसको हम ना थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है, जिस समय फॉर्मूला याद हो जाए और इसको हम इजीली अप्लाई कर सकें। जैसे मान लो मेरे पास कोई 3, मान लो बॉल है, या आपके पास मान लो बॉल फर्स्ट है, ये बॉल सेकंड है, और ये बॉल मान लो थर्ड है। ये तीनों आइडेंटिकल बॉल हैं। मुझे बोला गया कि भाई इसका V1 वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर है, सॉरी V' वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर है, इस बॉल का, और इसमें तो आप क्या देख रहे हो? एक कंप्लीट वॉल्यूम इसके अंदर है, और यहाँ पे भी आपका कंप्लीट वॉल्यूम इसके अंदर है। तो आपसे पूछा क्या, बताओ इस पे ब्योंसी फोर्स कितना होगा, इस पे ब्योंसी फोर्स कितना होगा, इस पे ब्योंसी फोर्स कितना होगा? तो मैं ब्योंसी फोर्स लिख रहा हूं फर्स्ट बॉल के ऊपर। तो ब्योंसी फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसकी डेंसिटी मान लो कितनी है? लिक्विड की रो, इनटू में डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इस बॉल ने लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया होगा? भाई जितना वॉल्यूम इस बॉल का लिक्विड के अंदर है उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकल गया होगा, ओके। तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? V' इनटू में G। अब आते हैं हम लोग इस सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे कितना फोर्स लग रहा होगा? रो इनटू में V। इसका कंप्लीट वॉल्यूम कितना है? V, क्योंकि इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा लिक्विड का? जो वॉल्यूम इसका खुद का है, क्योंकि अगर आप इस बॉल को इसके अंदर रिलीज कर दोगे तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम बाहर निकल जाता, ठीक है। तो इस पे फोर्स भी कितना आया? ये आया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड बॉल के ऊपर।
भाई इसने भी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा है, सेम, तो इस पे भी फोर्स कितना होगा, रो वी जी। ठीक है, तो ये छोटा सा आइडिया था बियोंसी फोर्स के बारे में। ओके।